चाहिए। नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, हमेशा की तरह बहुत प्यारे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सनोली चौधरी जी हैं, अंकित गुप्ता हैं, आशिफ राजपूत जी हैं, गौरव दुबे हैं, मयंक सिंह हैं, अमित प्रताप जी हैं, इंद्रेश चौहान हैं, विकास बाबू हैं, दिलीप कुमार हैं और रंजना यादव हैं, लक्ष्मी जी हैं, हमारे साथ दीपक चौधरी हैं, विकास हैं, माही हैं, अंकित हैं, निशु हैं, सौरभ जी हैं, विजेंद्र हैं, तनु जी हैं, प्रिया हैं, सौम्या हैं, हर्ष हैं, अरुण हैं, अमित हैं, रंजना जी हैं, विकास जी हैं, सागर जी हैं, पूजा जी हैं। आप सभी छोटे बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ज्यादा स्वागत है आप सभी का। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चे। लेकिन लास्ट टाइम हम लोग प्रस्तावना पर थे, है ना जी? हम किस पर थे? प्रस्तावना पर थे ना जी? प्रियम्बल। प्रियम्बल। अब देखो, एक बार क्विक रिवीजन करते हुए चले जाना है, ठीक है, हम सभी को, ठीक है ना? और क्लास में जुड़ते हुए चले जाना है और मेरे साथ रिवीजन करते हुए भी चले जाना है। बेटा सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार आप सभी को। बस मन लगा कर पढ़ो आप सभी लोग, ठीक है? तो प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जब हम प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं, जी बेटा, जब हम प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझनी होगी यहाँ पर, कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, ठीक है, जो संविधान अंग्रेजी भाषा में है, जो मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ठीक है, उसमें प्रियम्बल शब्द यूज किया गया है। बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी भाषा वाले संविधान में, अंग्रेजी भाषा वाले संविधान में। और हिंदी भाषा वाले संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है, किस भाषा में किया गया है? ये भैया जी हिंदी भाषा में किया गया है। उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया भैया जी? हिंदी भाषा में किया गया है। इसके अलावा तीन चीजें और थी प्रस्तावना से। एक, प्रस्तावना से विचार, ठीक है, विचार का मतलब है जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है वह हमने कहां से लिया। आइडिया या कॉन्सेप्ट वह हमने कहां से लिया, ये विचार। तो देखो, सबसे पहले लिखित संविधान बनाने वाले कौन थे? अमेरिकी थे। और अमेरिकी लोगों ने ही ना केवल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने प्रस्तावना को भी शामिल किया। प्रस्तावना क्या होता है? कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मतलब जो भी लास्ट लेक्चर था, कि प्रस्तावना भूमिका या आमुख की भांति होती है जो संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करती है। मतलब ओवरऑल ये एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण संविधान के दर्शन को आपको बताएगी। ये, ठीक है, उस देश के आदर्श एवं उद्देश्यों को, उस देश की शासन व्यवस्था को, ठीक है, उस देश में सत्ता का स्रोत कौन है और वहां के संविधान के निर्मित होने की तिथि क्या है, ये सारी बातें बताती है बच्चे आपकी प्रस्तावना जो है। क्लियर है? ये बात समझ पे आई? तो अब यहां पर देखना है कि आइडिया या कॉन्सेप्ट। दूसरा देखना है आपको कि भैया जी ये जो हमने भाषा है, लैंग्वेज, ये कहां से ली है। एक बार क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे। और हमारी प्रस्तावना पे प्रभाव किसका ज्यादा है? सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ठीक है, इंस्पायर्ड किससे है सबसे ज्यादा? इंस्पिरेशन के तौर पर कौन है? तो बस ये बातें हमको देखनी है। तो अगर मैं प्रभाव के बारे में बात करूं, तो प्रभाव तो देखो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक प्रभाव उद्देश्य प्रस्ताव का है ना? और इसीलिए हिंदी में उसे उद्देश्य का कहा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव का है। भाषा जो है बच्चे, वह हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और अगर हम आइडिया या कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो वह हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिकी संविधान से लिया है। क्लियर है? प्रस्तावना है क्या? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि भूमिका या आमुख की भांति है मेरे प्यारे बच्चे प्रस्तावना। संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। ओवरऑल हमने प्रस्तावना के बारे में देख लिया। अब किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना से देखिए चार चीजें पता चलती है। चाहे आप अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को उठा लो, चाहे आप कनाडा के संविधान की प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आप कहीं के भी संविधान की प्रस्तावना को उठा लो, आप चार चीजें पता कर पाते हैं जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं। ठीक है? तो हम जब किसी भी देश की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चे,
जब हम किसी भी देश की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, प्रेम्बल का, तो हमें चार चीजें पता चलती हैं। मेरे साथ साथ बोलोगे कौन कौन से? सबसे पहले पता चलता है कि सत्ता का स्रोत, है ना, द सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट, सत्ता का स्रोत किस में निहित है। तो प्रस्तावना को पढ़ने के बाद सबसे पहली जो चीज पता चलती है वो ये पता चलती है कि सत्ता का स्रोत किस में निहित है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हु हैज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, किसके पास है शासन की सभी शक्तियां। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था का मुखिया कौन है। मतलब सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो आप ये भी बोल सकते हैं जी हाँ कि भाई शासन व्यवस्था का मुखिया कौन है, सत्ता की स्रोत किस में निहित है। तो जब आप अपने देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हो तो उसमें लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, उसमें क्या लाइन आती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, है ना। फिर आगे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में ठीक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु है, भाषा है। तो ये जो पहली लाइन है ना, जो पहला कोट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, तो ये स्पष्ट बताता है कि भैया जी शासन का मुखिया हमारे यहाँ पर कौन है? भारत की जनता है। तो इसीलिए ठीक है बोलते हैं ना कि हम लोग, हमारे यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है, बोला जाता है ना कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो ये बात ध्यान रखना। तो सत्ता का स्रोत कौन है बच्चे? जनता है, हम भारत के लोग, भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये बात क्लियर हुई, एक बार सब करके बताएंगे, बात क्लियर हुई कि हम भारत के लोग। कहने का आशा क्या है? ठीक है, कहने का आशा ये है कि भाई ये व्यवस्था जो है ये इस ओर इशारा करती है, हमें ये बताती है कि हमारे यहाँ पर भाई लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है। और लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में ठीक है शासन की संपूर्ण सत्ता जो है वह जनता के हाथों में होती है। देखिए, जनता ही कार्यपालिका में, जनता ही विधायिका में और जनता ही न्यायपालिका के गठन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार सभी लोग थम्स अप करो बेटा फटाफट से, एक बार सभी साथी थम्स अप करो। चलिए ठीक है, तो यहां पर ठीक है सबसे पहली बात सत्ता का स्रोत, ये बात आ गई समझ में। तो सत्ता का स्रोत ठीक है हम भारत के लोग, भारत की जनता, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच बच्चे। ठीक है, अब दूसरा प्रस्तावना से हमें पता चलता है उसके आदर्श एवं उद्देश्य, है ना।
जी। दूसरा, आदर्श एवं उद्देश्य। आदर्श एवं उद्देश्य का मतलब है कि वह कौन कौन से आदर्श हैं, ठीक है, जिनके तहत जो है हमारे देश के संविधान को गढ़ा गया है। मतलब जब आप, ठीक है, संविधान का अध्ययन करेंगे तो संविधान का अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे कि भाई, ठीक है, हमारे संविधान में किन किन आदर्शों का समावेश किया गया है। देखिए, जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे संविधान में भाई किन किन आदर्शों का समावेश किया गया है। देखिए, आदर्श का मतलब क्या होता है कि हमारी शासन व्यवस्था जो होगी वह किन किन मूल्यों के आधार पर चलेगी। मतलब हमारे संविधान में वह कौन कौन से मूल्य हैं जिसके आधार पर हम एक लोक कल्याणकारी राज्य बनेंगे, जिसके आधार पर हम एक अच्छा लोकतंत्र बनेंगे, तो वो आदर्श एवं, ठीक है, उद्देश्य होते हैं। तो आदर्श एवं उद्देश्यों में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले न्याय की बात कही गई है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो बोला गया है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र, देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो है ना, यहाँ पर न्याय का कॉन्सेप्ट है ना। और जब न्याय का कॉन्सेप्ट है तो भैया जी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय। न्याय के बाद दूसरा है बच्चे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में आपको ध्यान रखना है बच्चे, स्वतंत्रता में बोला है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। देखो, न्याय कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का न्याय हुआ। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हुई, 5 प्रकार की हुई। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है, उपासना। उपासना क्लियर है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो अगर आप स्वतंत्रता देखेंगे तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हुई जी, 5 प्रकार की, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हुई। विचारों की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अब ठीक है, आदर्श एवं उद्देश्यों में आता है बच्चे आपका समानता, इक्वलिटी, समानता। और यहां पर जब इक्वलिटी की बात कही गई है तो 2 प्रकार की इक्वलिटी, स्वतंत्रता मींस बेटा लिबर्टी और न्याय मींस जस्टिस, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहां पर जब समानता, तो 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, और वे 2 प्रकार की समानता क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो समानता किसकी भैया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है जी। ये बात आ रही है समझ में आप सभी को, ठीक है, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं। तो अब यहाँ पर न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, यहाँ पर समानता हो गया। अब इसके अलावा, ठीक है, आदर्श एवं उद्देश्यों में जो चर्चा की गई है वो आपने सुना होगा, देखा होगा कि व्यक्ति की गरिमा, वहां पर एक वर्ड आया है क्या, व्यक्ति की गरिमा। तो समानता के अलावा यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन जीने की भी बात कही गई है, लेकिन वह गरिमापूर्ण जीवन किसके लिए होगा बच्चे, व्यक्ति के लिए होगा, व्यक्ति की गरिमा। इसके बाद यहाँ पर एकता और अखंडता की बात कही गई है, लेकिन वह एकता और अखंडता किसकी बच्चे, राष्ट्र की। एकता और अखंडता बच्चे किसकी, राष्ट्र की, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है जी, ध्यान रखना। और यहां पर लास्ट बात कही गई है फ्रेटर्निटी, बंधुता, फ्रेटर्निटी, बंधुता। तो ये हमारे संविधान में, हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य हैं, ये समझ रहे हो ना, ये हमारे संविधान में, हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य हैं। अब ये जो आदर्श एवं उद्देश्य हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे राज पटेल, ठीक है, लाइव क्लास ही है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, और वो 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, वो 3 प्रकार का न्याय कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये बात आ रही है ना समझ में। इसके बाद इसमें
5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। वह 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसमें 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। वह 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, इसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता के बारे में चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम बात करें नेक्स्ट आगे, तो शासन प्रणाली का स्वरूप। शासन प्रणाली का स्वरूप, ठीक है, स्वरूप के बारे में बात करेंगे। जब हम मेरे प्यारे बच्चे शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में बात करते हैं, तो शुरुआती आप लाइन पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन स्टेट। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं भारतीय संविधान की विशेषता में। ठीक है, अब चूंकि मैं भारतीय संविधान की विशेषता में समझा चुका हूं, तो इसलिए यहां पर इनको, ठीक है, समझाने की दोबारा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए बता देता हूं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो अपने समस्त प्रकार के निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जो बिना किसी भीतरी और बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने देश के नागरिकों के हित में, ठीक है, स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता रखता है। ऐसे राज्य को या ऐसे देश को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, एक कंप्लीट सॉवरेन स्टेट कहते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कौन सा है? एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के हित में बच्चे सभी प्रकार के निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होता है, न जिसके ऊपर कोई भीतरी और न बाहरी किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव कार्य नहीं करता, तो उसको हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मूल्य समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि हमारे यहाँ पर बेटा हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, मेरी बात बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा प्लीज। ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद मेरे प्यारे बच्चे बताता है कि भाई हम एक ऐसी समानता को स्थापित करेंगे जो आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर भी हो। सामाजिक और आर्थिक न्याय को हमारे यहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए, हमारा जो समाजवाद है वो आर्थिक समाजवाद ज्यादा है, ठीक है, वो आर्थिक न्याय की बात करता है। वो हमारा समाजवाद किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई बात नहीं करता। हमारा समाजवाद बोलता है कि व्यक्तियों के मध्य, ठीक है, आय की असमता को कम किया जाएगा, एक गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटा जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। आप उस टैक्सेशन सिस्टम को जरा देखिए। उस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में बताया कि जिस प्रकार से व्यक्ति की आय बढ़ती चली जाती है, ठीक है, जिस रेशियो में व्यक्ति की आय बढ़ रही है, उसी रेशियो में टैक्सेस की रेट भी, टैक्सेस की दर भी बढ़ती हुई चली जाती है। मतलब जिस व्यक्ति के पास कम आय है उसे कम टैक्स लिया जाएगा, जिससे ज्यादा आय है जिसकी, उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, हिंदी में प्रगतिशील कराधान बोलते हैं। और ये आर्थिक न्याय स्थापित करने की बात करता है, ये आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करता है कि गरीब से कम, अमीर से ज्यादा टैक्स लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ ऐसी, ठीक है, व्यवस्था या फिर कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं, ठीक है, जो कि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करती हैं। जैसे कि चाहे आप बच्चे, ठीक है, स्कूलों में मिड डे मील की योजना देख लो, वो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए है। या फिर गरीबों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए आप, ठीक है, निःशुल्क अनाज की व्यवस्था देख लीजिए कि उनको निःशुल्क अन्न मिलता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, भरण पोषण के लिए सब कुछ मिल रहा है। तो वो आर्थिक न्याय को स्थापित करने वाली व्यवस्था है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर समाजवाद वो कार्ल मार्क्स वाला समाजवाद नहीं है जो हिंसक क्रांति की बात करता हो, ठीक है, वो नहीं है। हमारे यहाँ पर हम लोकतांत्रिक समाजवाद है, हमारे यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक न्याय को स्थापित करने की बात कही गई है। तीसरा, हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। ठीक है, तीसरा, हम एक कैसे हैं बच्चे? हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। अब ये जो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है मेरे प्यारे बच्चे, सेक्युलर स्टेट होता है, ये क्या होता है? तो मैंने आपको, ठीक, लास्ट टाइम जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी तब बताया था ऐसा राज्य बेटा जिसका अपना कोई राजकीय धर्म ना हो। ठीक, वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। ऐसा राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म ना हो। अगर उसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है तो वह सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा, वह सभी धर्मों को साथ साथ लेकर चलेगा, सभी धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी को सुनिश्चित करेगा, सभी धर्म के लोगों को वह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देगा। ठीक है ना, कुल मिलाकर तो पंथ निरपेक्ष है। और इसके अलावा हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो, लोकतंत्र का मतलब समझ में आता है। तो हम लोकतांत्रिक गणराज्य, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। इसका आशय यह है कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ है। ठीक है, अब वो, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ है या अप्रत्यक्ष रूप से, बस
हमारा हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा चुना हुआ है, ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं होता, बस वो वंशानुगत नहीं है। जैसे ब्रिटेन में वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो वंशानुगत है, ब्रिटेन में वही व्यक्ति शासन करेगा, ठीक है, मतलब ब्रिटेन में वही व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट होगा जो वहां का राजा या रानी होगा। हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा नहीं है, राजा रानी वाली कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, इलेक्टेड है लोकसभा राज्यसभा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, मतलब जनता ने सबसे पहले अपने प्रतिनिधियों के चुना और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति का चुनाव किया। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक गणराज्य हैं। और ये गणतंत्रात्मक ढांचा या गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें हम देख चुके थे बहुत अच्छे से। अब हम न्याय पर आते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो आप इस न्याय को समझेंगे, ये बात समझ में आ रही है। अगर आप लिखना चाहते हैं स्वयं अपने शब्दों में, क्योंकि आप दरोगा बनने जा रहे हैं, कोई कांस्टेबल का बैच तो है नहीं, तो आप अपने शब्दों में इनको शॉर्ट नोट्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना, लेकिन समझकर आप बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, इसलिए आप अपनी विषय वस्तु में इसको बेटा लिख लेना। दिक्कत ये है, मैं आपको एक बहुत हकीकत बताता हूँ, एक वास्तविकता बताता हूँ। दिक्कत ये है कि 700 800 900 रुपए का कोर्स है, और 700 800 900 रुपए के कोर्सेज में, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट स्वयं बहुत एक बेहतरीन तरीके से कमिटेड नहीं होता अपने एग्जाम के लिए, वो कमिटेड है ही नहीं। मैं ये बात तो लेके नहीं चल रहा कि आपकी 10th आपकी 12th आपकी ग्रेजुएशन कैसी हुई, अकल से हुई या नकल से हुई, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता मेरे भाई। चाहे आपने नकल से की हो, चाहे आप फेल हुए हो, चाहे आप पास हुए हो, ठीक है, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना यहाँ पर 100% दे दो, ठीक है। आपके पहले के अंक कितने हैं, आप पहले कैसे स्टूडेंट रहे, मेरे हिसाब से बहुत मायने नहीं रखता अगर आप अपनी कमियों को सुधारने की क्षमता रखते हैं तो। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमारा जो मेंटल स्टेट है वो है नहीं कांस्टेबल लाइक भी, और हम यूपीएसआई की तैयारी करने लग जाते हैं क्योंकि कोर्स सस्ता है बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इससे हमें तो प्रॉफिट बहुत होता है इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग, ठीक है, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते, आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि जबकि आप दरोगा बनने जा रहे हैं, आपको बेटा चार्जशीट दायर करनी होंगी, आपको बहुत सारा काम पेपर डॉक्यूमेंट के तौर पर करना होगा। पता है दरोगा को, आप कभी किसी थाने में जाना और वहां पे देखना दरोगा कितना पेपर डॉक्यूमेंट का काम करता है ना बेटा, दरोगा कितना पेपर डॉक्यूमेंट का काम करता है, वहां पर दरोगा शॉर्ट नोट्स बनाता है, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए ये आदत अभी से डालो। आपको तो मैं दरोगा मान के बैठा हूं, क्या सब लोग बेटा दरोगा हो, आपको मैं दरोगा मान के बैठा हूं, ठीक है। मैं आपको जब दरोगा मान के बैठा हूं तो ये बात ध्यान रखना कि आपको वैसा एटीट्यूड अपने अंदर लाना चाहिए, ठीक है, वैसी स्किल्स आपको अपने अंदर विकसित कर लेनी चाहिए, ठीक है दरोगा जी। आ रही है बात समझ में सभी को? आइए तो अब हम यहाँ पर न्याय के बारे में बात करेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो बेटा सामाजिक न्याय का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है वो सामाजिक न्याय की तो बात करता है। भाई हमारे संविधान में जो बेटा आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण क्या कर रहा है आप बताओ, ठीक है। आरक्षण सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाली ही तो व्यवस्था है। जैसे भारतीय संविधान के आप आर्टिकल, ठीक है, 15 क्लॉज 3 में जाएंगे, 15 क्लॉज 4 में जाएंगे, 15 क्लॉज 5 में जाएंगे, 15 क्लॉज 6 में जाएंगे, ऐसी 16 क्लॉज 4 में जाएंगे, 16 क्लॉज 5 में जाएंगे, 16 क्लॉज 6 में जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि आप आर्टिकल 331 को पढ़िए जहां पर लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, सॉरी आप आर्टिकल 330 को पढ़िए जहां पर लोकसभा में 330 जहां पर लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उनके लिए पद आरक्षित किए गए हैं। आप आर्टिकल 332 को पढ़िए जहां पर विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं प्रत्येक राज्य की विधानसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर। ऐसे पंचायतों में चली जाइए, पंचायतों में आर्टिकल 243D है, आर्टिकल 243D में वहां पर भैया आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो वहां पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को 1/3, और भैया न केवल महिलाओं को 1/3 बल्कि जो SC ST के हैं, ठीक है, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है ना। तो आरक्षण की व्यवस्था क्या है, सामाजिक न्याय को स्थापित करती है कि नहीं। देखो सामाजिक न्याय का मतलब है कि एक ऐसा वर्ग जो, ठीक है, समाज की मुख्य धारा से दूर है, जो मुख्य धारा में नहीं है, ठीक है, जो शोषित है, जो वंचित है, ठीक है, और सदियों से, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, 10-20 साल की बात नहीं कर रहा, दशक की बात नहीं कर रहा, सदियों से, मतलब सौयों सालों से, अगर आप इसमें 1000 साल भी ऐड कर लो तो कोई, ठीक है, दोहरा ही नहीं है। तो हजारियों सालों से, सदियों से
जो वंचना का शिकार होते हुए चला आ रहा है, जिसको समाज में प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। तो जब आप ऐसे वर्ग को, ठीक है, उन लोगों के साथ लाने का प्रयास करते हैं जो ऑलरेडी समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, तो इसी को सामाजिक न्याय हम कहते हैं। सामाजिक न्याय, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दलित, ठीक है, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं। आज आपको ना लग रहा हो कि आज नहीं है, लेकिन बच्चे कालांतर में रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे टेक्स्ट है जो इस बात को प्रूव करते हैं कि उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो सवर्णों को प्राप्त थे। तो अब हम उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें उनके लिए कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो उसी व्यवस्था को आप सामाजिक न्याय कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं सामाजिक न्याय को, जिसमें आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरियों में, जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक कर सके, अपने सामाजिक स्थिति को ठीक ठाक कर सके। ठीक है, आज की डेट में आपने एक बात तो देख लिया होगा कि आज ठीक है कास्ट, ठीक है ये सिस्टम, लेकिन आज बहुत बड़ी चीज कहीं ना कहीं एक रुपया भी है। ठीक है, आप इस बात को जरा गौर करना, एक रुपया भी एक बहुत बड़ी चीज है। रुपया बेटा बहुत मायने रखने लग गया है अब। ठीक है, कैसे, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे दो भाई हैं, ठीक है, एक किसान है और दूसरा कोई क्लास 1 का अफसर है, क्लास 1 का अफसर है कोई दूसरा, और एक किसान है बेचारा। मेरी बात समझना। अब जो रिश्तेदार आएंगे ना, तो रिश्तेदार उस किसान के यहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे, या ठीक है उससे ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उस पर अपना ज्यादा अधिकार स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि जो क्लास 1 का अफसर है, वो चाहे उनको पूछ भी ना रहा सही, लेकिन उसमें घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे एक बहन है, तो एक बहन रक्षाबंधन पे आई, तो उसके लिए दोनों भाई बराबर होने चाहिए, बोलो होने चाहिए कि नहीं। अब चूंकि किसान भाई है, ऑब्वियस सी बात है, पता है कि किसान है, ठीक है, समाज की हकीकत बात बता रहा हूँ, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो जो किसान है उसे पता है कितना राखी बांधने का, ज्यादा 100 200 300 400 500 रुपया दे देगा। लेकिन जो अफसर है, लेकिन जो क्लास 1 ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, वो साड़ी भी देता है, 2100 5100 रुपए भी देता है, फिर ऊपर से कुछ एक आध दो गिफ्ट और दे देता है। तो बहन को जो राखी का इंतजार रहता है ना, वो छोटे भाई के लिए नहीं, बल्कि बड़े भाई जो कि अफसर है उसके लिए रहता है। ये हमारी समाज की एक हकीकत बन गई है। ठीक है, तो आज आर्थिक आधार, ठीक है, बहुत हद तक व्यक्ति की हैसियत को तय कर रहे हैं। ठीक है, उसकी औकात को तय कर रहे हैं, उसकी स्टेटस को तय कर रहे हैं, जो आर्थिक आधार है। इस बात को आप लोग समझने की, ठीक है, अच्छे से कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं न्याय की बात करूं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो ठीक है, सामाजिक न्याय की बात मैंने बता दी। अब आर्थिक न्याय भी जरूरी है, क्योंकि आपने देखा ना कि कैसे कैसे, जी बेटा, देखिए कैसे कैसे आर्थिक चीजें जो है वो आज बता रही हैं। आप बेरोजगार रहिए, आप में कितनी भी योग्यता क्षमता क्यों ना सही, बच्चे आपकी नौकरी नहीं लग पाई, आपको कोई पूछेगा तक नहीं, आपको कोई घास तक नहीं डालेगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये बात। ठीक है, एक बार जब आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, तो मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चे कि मौका है, तुम्हारे पास समय है, तुम पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि जब समय निकल जाता है ना, तो बहुत पछतावा होता है, बहुत पछतावा होता है कि काश पढ़ लिए होते। अच्छा पढ़ा रहा था दिग्विजय, हर एक चीज को खोल खोल के समझा देता था, क्लास के क्लास में याद करवा देता था। काश उस टाइम पे उस टीचर की हमने बात मान ली होती, तो आज हम इतने परेशान नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज आर्थिक चीजें आप रही है बेरोजगार, कोई पूछेगा तक नहीं भाई साहब, कोई पूछेगा तक नहीं। इसका मैं एक स्वाभाविक सी बात है, इसका भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए, समाज में जब कोई व्यवहार होता है, समाज में कोई व्यवहार का मतलब है कि तुम्हारे गांव में किसी की शादी है, मेरी बात समझ में आया ना, तुम्हारे गांव में किसी की शादी है, जैसे तुम्हारी चाचा की बहन की, तुम्हारी अपनी बहन की, तुम्हारी ताऊ की बहन की, ऐसी कोई शादी वादी या कोई भी सामाजिक व्यवहार है, सपोज दैट आप दरोगा बनने के बाद वहां पे पहुंचे, ठीक है ना, आप दरोगा बनने के बाद छुट्टी लेके आप पहुंचे, क्योंकि आपकी चाचा की, ताऊ की, आपकी खुद की बहन बहन की शादी है, आप पहुंचे, तो भैया आपसे स्वाभाविक सी बात है, आपसे पूछा जाने लगेगा। जैसे आपके चाचा है, आपके पास आएंगे, पहले तो पूछेंगे और भाई राकेश ठीक ठाक है क्या? हाँ जी। राकेश देख यहाँ पे हमने टेंट लगवा लिया है भाई, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे देख राकेश भाई, यहाँ पे हलवाई बैठवा दिया, ठीक है। और राकेश को कोई मतलब नहीं है बेचारा, वो एक दिन की छुट्टी लेके आया है, उसे पता है कि बहुत सारा काम है डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी, और देख राकेश, ठीक है, ऐसे यहाँ से बारात आएगी, यहाँ पे हमने एंट्री गेट लगवा दिया राकेश भाई, ठीक है भाई राकेश। और भाई देख राकेश, खाने में 25 आइटम करवाए हैं, देख भाई शाही पनीर है, मटर पुलाव है, देखिए सोया चाप की सब्जी है, एक भिंडी करवा दी है, एक मिक्स वेज करवा दी है, 3 रायते करवाए हैं। बस समझ में आ रही है? अगर आप कामयाब हैं, अगर आप रोजगार में हैं, अगर आप दरोगा हैं, आप देख लेना आपकी स्वाभाविक इज्जत होने लग जाएगी गांव में। और आप कुछ नहीं है, गांव में ही रहते हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, नहीं लग पाई नौकरी, बहुत मेहनत की, अरे भाई साहब तुमसे पूछेगा यूं और कहेगा तुमसे तुम्हारा ताऊ, ओए जब फर्श ठीक करवा दे तो दिखना रहो, जब टेंट में जाकर उन्हें हाथ बटवा दे तो दिखना रहो। आ रही है मेरी बात समझ में आप सभी को? तो जी हाँ,
तो बस यही मेरा कहने का आशय है कि आर्थिक न्याय ठीक है स्थापित किया गया है, और आर्थिक न्याय के पीछे जो आदर्श होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वह होता है कि हमारे समाज में आर्थिक आधारों पर असमानता तो है मेरे प्यारे बच्चे, हमारे समाज में आर्थिक आधारों पर असमानता तो है, ठीक है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्थिक आधार पर असमानता है। तो हमारे समाज में जब आर्थिक आधार पर असमानता है तो सरकार पूरा प्रयास करती है आर्थिक न्याय ठीक है स्थापित करने का, जैसे कि हमारे यहाँ की टैक्सेशन पद्धति हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा है कि विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, वृद्धाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, ठीक है, किसानों के लिए भी अब ऐसी पेंशन और ऐसी स्कीम्स आ गई हैं, ठीक है ना। एक किसान ठीक है सम्मान निधि योजना है जिसमें एक किसान को 6,000 रुपए मिलते हैं पूरी साल में, 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों के रूप में, ठीक है। जो माताएं बनने जा रही हैं ठीक है उनको भी ठीक है रिलीफ दिया जाता है, उनको भी आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाया जाता है। तो ऐसे करके आर्थिक न्याय समाज में है, सरकार लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में ठीक है आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करवा रही है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी पेंशन योजना आप गांव में रहते हैं तो वो चल रही हैं। फिर राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय वही है बच्चे जो मैंने बताया, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है ना, और विधानसभाओं में, पंचायतों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो राजनीतिक हक पाने के लिए है, अपना राजनीतिक अधिकार पाने के लिए है। बात समझ, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि अगर पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, मैं ठीक है ठोक के कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि किसी भी गांव में जिसमें 7 बिरादरी रहती हैं, ऐसे कहा जाता है कि 7 बिरादरी का मतलब है हर एक बिरादरी रह रही है, उसमें ठाकुर भी रह रहे हैं, पंडित भी रह रहे हैं, बनिया भी रह रहे हैं उस गांव में, ठीक है, उस गांव में जाटव भी रह रहे हैं, वाल्मीकि भी रह रहे हैं, कुमार भी रह रहे हैं, ठीक है, धोबी भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं उस गाँव में। तो उस गाँव में ठीक है अगर ग्राम पंचायतों की सीट आरक्षित नहीं होती तो कभी भी बेटा दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ ही नहीं पाता। लिख के दे रहा हूं इस बात को भाई साहब, ठीक है। मेरी माता जी 2-2 बार प्रधान रही हैं, मैंने इस व्यवस्था को देखा है, और एक संयोग है, महज एक संयोग है कि मैं सवर्ण हूं, मैं ठाकुर हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, कर्म से मैं ब्राह्मण हूं, पढ़ता हूं पढ़ाता हूं। वास्तव में अगर आप मुझसे 100 मीटर दौड़ लगवाने के लिए बोल दोगे कि मास्टर 100 मीटर की दौड़ लगा दे, नहीं लगा पाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि छत्री तो वो होता है जो 5 किलोमीटर की दौड़ लगा दे। तलवारबाजी, धनुष बाण, ठीक है, सारी विद्याओं में कौशलों निपुणो, आप छत्री बनेंगे, ठीक है, आप रक्षिण बनेंगे। जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल में पुलिस को रक्षिण कहा गया है, आप रक्षिण बनेंगे, आप क्षत्रिय बनेंगे कर्म से, चाहे आपकी जाति कुछ भी सही है। मैं कर्म से ब्राह्मण हूं, ठीक है। तो एक महज संयोग होता है, कभी जाति पर ठीक गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक संकीर्ण सोच होती है, आप मेरी बात को आज नहीं समझेंगे, आगे चल के समझेंगे, आप पाएंगे कि हम चाहे किसी भी जाति के सही, ठीक है, हम सब योग्य हैं, हम सब एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर ठाकुर हूं तो भगवान ने मेरा एक हाथ फालतू दे दिया, 3 हाथ बना दिए, एक हाथ से तलवार, एक से भाला और एक से मैं ठीक है ना ढाल पकड़ सकूं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है किसी के 2 मुख बना दिए क्योंकि ज्यादा खाते हैं, ठीक है, जब पूजा पाठ कराने जाते हैं तो एक से खीर खा सके, दूसरे मुख से ठीक है ना आलू टमाटर की सब्जी खा सके, ऐसा तो है नहीं जी। प्रिंस कुशवाहा, बेटा राइटिंग प्रिंस मेरी ऐसी ही है, जब मैं बोलता हूं तब आप समझ लीजिएगा, राइटिंग की वजह से मैं आपसे सॉरी बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। राइटिंग आपकी भी ठीक है सभी की एक जैसी नहीं होगी, किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की बहुत अच्छी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है जी। क्लियर है ये बात समझ में आई? नहीं, अवदेश कैमरा पे अलग और हकीकत में कुछ और नहीं, नहीं यार, ठीक है, मेरे संदर्भ में ये नहीं है अवदेश, ठीक है, मैं मेरे संदर्भ में ऐसा है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा 10 सालों का टीचिंग कैरियर है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे 10 सालों के टीचिंग कैरियर में मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है इटावा, भिंड, ग्वालियर, कानपुर, आगरा, ठीक है। आगरा में अभी भी मैं रह रहा हूँ लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ, ऑफलाइन आगरा, ठीक है। जो ये ऑफलाइन स्टूडेंट है ना मेरे, ठीक है, अगर आप में से कोई हो, आपकी जान पहचान में हो, तो कभी मेरी आदतें आप पूछना कि क्या मैंने कभी ऐसा कोई सामाजिक व्यवहार किया है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि अभी एक क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन था, क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन था, और हमारे पिताजी माताजी ठीक है प्रधान रहे हैं, ठीक है, अब नहीं है, प्रधान रही हैं, ठीक है, जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, और गांव में ठीक है आसपास के क्षेत्र में जो फैसले वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पिताजी करवाते हैं ठीक ठाक। अब 4 लोग हमें भी जानने लग गए, ठीक है, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म ने मौका दिया, तो 4 लोग हमें भी जानने लगे। तो मुझे क्षत्रिय महासभा में बोलने के लिए आमंत्रण आया, ठीक है, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं उसके, वो मेरे पास आए,
कि मैंने हाथ जोड़ के मना कर दिया, मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें क्या है, देखिए ये तो संविधान में भी लिखा है संघ संगम और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो ये एक एसोसिएशन है जहां पर हम क्षत्रियों के हितों की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, और हम क्षत्रिय समाज को, ठीक है, आपके माध्यम से प्रेरित करना चाहेंगे कि वो बच्चे पढ़ें, सरकारी नौकरी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरा प्रोफेशन देखिए, मैं एक टीचर हूं, मैं टीचर हूं तो फिर मैं सबका हूं, मैं क्षत्रिय का नहीं रहा फिर। हाँ, अगर मैं टीचर नहीं होता, ठीक है, तो मुझे इस सम्मेलन में आने में कोई भी आपत्ति नहीं होती। तो मैं ऐसा नहीं हूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस बात को ठोक के बोल सकता हूं, मैं इस बात को ठोक के बोल सकता हूं। और आप अभी मेरे बारे में जानते नहीं हैं, जब आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में भी मेरे ऐसे कई सारी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो ये बताती हैं कि मैं जाति व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं कैमरे पर आपके सामने इस बात को नहीं बोल सकता, कभी मिलना मुझसे तब आप इसको पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना। हाँ, और लोगों के संदर्भ में है, ये बात हकीकत है, मैंने खुद देखा है, और आप बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने खुद देखा है, मैं शौक हो गया। ठीक है, जो दिन रात समानता और एकता की बात करते हैं, मैंने उनके अपने आंतरिक जीवन में देखा है कि वो कितने कास्ट वाइज्ड हैं। ठीक है ना, वो अगर ब्राह्मण है तो उनको ये लगता है कि मैं सर्वोपरि हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। ठीक है ना, और उनके अंदर ये बात बहुत अंदर तक घर की हुई है। वो बात अलग है कि वो दिखाने के लिए चार लोगों के सामने ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन ये बात है। चलिए ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे तो, और यहाँ पर चलने के क्रम में हम बात करेंगे बच्चे राजनीतिक। तो राजनीतिक न्याय हमने समझ लिया, मैंने बताया ना कि भैया, ठीक है, कभी कोई व्यक्ति खड़ी नहीं हो पाता, ठीक है, चुनावों में अगर आरक्षण की व्यवस्था ना होती, विधानसभा में, लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होती, तो उन लोगों को कभी अपने राजनीतिक अधिकार मिलते ही नहीं। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, लिख के ले लो, आज ले लो, कल ले लो, ठीक है, लिख कर। बात समझ में आ रही है ना ये बात? ठीक है, आप लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, सवर्ण मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन आप इस बात को तब समझोगे मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा आगे चल के, जब आप बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, आप तब समझोगे कि वास्तव में गलत तो हुआ है कहीं ना कहीं, देखिए कमी तो हुई है, कहीं ना कहीं कमी तो हुई है। और ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी, जैसे मान के चलिए, सपोज डेट, पहले ऐसे बहुत होता था गांव में। पहले गांव में क्या होता था, बस मैं 1 मिनट में टॉपिक पे आ रहा हूँ, बस मैं समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, कि जो बहुत ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्वलंत है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल टॉपिक है। हर कोई ना बोल पाता है, और ना हर किसी में ऐसी क्षमता होती है बोलने की, ठीक है ना, क्योंकि 4 किताबें पढ़ के कोई व्यक्ति इसके ऊपर नहीं बोल सकता। ठीक है, इसके लिए इस चीज को जीना पड़ता है, एक लंबा अनुभव चाहिए, एक रिसर्च चाहिए, तो मैं तब इसमें बोल पाएंगे। अब जैसे कहीं मैंने सुना कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, कैसे खत्म हो जाएगा आरक्षण? एक बात बताइए, आरक्षण खत्म नहीं हो पाएगा ना मेरे प्यारे बच्चे, और नहीं होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण, ठीक है, ना तो खत्म होना चाहिए और नहीं हो पाएगा। आरक्षण को आप तब खत्म करिए, ठीक है, जब आपको ये लगे कि हाँ आप सब समान आ गए, ठीक है, आप सब एक ही धरातल पर आ गए हैं, अब कोई नीचे और कोई ऊपर नहीं है। ये तो आप वैसी बात कर रहे हैं जैसे एक बाप की 2 औलादें थी, ठीक है, एक का पैर नहीं था, ठीक है, मतलब एक का एक पैर नहीं था, और दूसरे के दोनों पैर सही सलामत थे, और मान के चलिए दोनों जुड़वाए हैं, और बाप उनसे उम्मीद करता है कि दोनों रेस में साथ साथ दौड़े, और जब साथ साथ दौड़े तो उनके लिए एक जैसे नियम बनाए जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, एक का एक पैर ही नहीं है, ठीक है, तुम एक को एक पैर से दौड़वा रहे हो और दूसरे को दोनों पैरों से दौड़वा रहे हो, तो तुम्हें एक करना पड़ेगा, जिसके दोनों पैर हैं उसका एक पैर तुम्हें बांधना पड़ेगा, ठीक है, तब समान नियम बन पाएंगे। तो आरक्षण वो समान प्लेटफॉर्म बच्चे बनाता है, ये बात ध्यान रखना। और इसलिए इसको सकारात्मक भेदभाव बोला गया है संविधान में, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है जी। अरे बेटा, अगर इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर जस्टिस बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिबर्टी बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं इक्वालिटी बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल नहीं रहा भाई। हिंदी मीडियम वाले बताओ, क्या इंग्लिश में मैं बोल नहीं रहा? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ, रिलीजन एंड, ठीक है, वर्शिप, ठीक है, ये सारी बातें मैं बोल तो रहा हूँ अंग्रेजी में यार, ठीक है, हर एक पॉइंट को। चलिए अब यहाँ पर आइए आप, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे ये न्याय। अब हम स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता को हम लोग देखेंगे कि लिबर्टी क्या होती है, ठीक है। लिबर्टी में बच्चे 5 प्रकार की, देखो ये पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। स्वतंत्रता में मेरे प्यारे बच्चे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जी, ठीक है, देखो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे विचारों की। बेटा मेरे विचार, पता है मेरे विचार आज से नहीं है ये,
आप सब लोग जो थैंक यू बोल रहे हो, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, जिसके नाम के पीछे, प्लीज मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिसके नाम के पीछे त्यागी है, जिसके नाम के पीछे राघव है, शुक्ला है, ठीक है, वो सब थैंक यू बोल रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि आप लोग समझदार है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तभी आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं। ये मेरे विचार आज से नहीं है। दिक्कत ये है कि बच्चे मेरी रील्स नहीं पढ़ती, ठीक है, मेरा कोई सोशल मीडिया कोई एक ऐसा वो नहीं है कि 4-5 चैनल्स पे वगैरह, तो मेरे जब विचार जाएंगे तो आप मेरे विचारों को आप समझना। और मेरे विचार वो कैमरे वाले बनावटी विचार नहीं है कि कैमरे के सामने मेरे विचार पैदा हुए। देखिए, कभी कोई इटावा का बच्चा हो तो आज ग्रुप में लिखना, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ठीक है, अगर टेलीग्राम ग्रुप में कोई इटावा का बच्चा हो तो पूछना। मैंने इटावा में सन 2016-17 से लेके 20-21 तक मैंने इटावा में पढ़ाया है। एक लंबा जो ऑफलाइन का मेरा अनुभव रहा है वो इटावा में। तो इटावा कोई बच्चा देखना कि क्या मेरे, ठीक है, क्या चीजें थी, ठीक है, मैं कैसा था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। मेरे प्यारे बच्चे ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर शाम को, ठीक है, मुझे पता था कि जैसे मेरी कोचिंग में 200, 250, 300 बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे किस पीजी में रह रहे हैं, किस हॉस्टल में रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, तो मैं चला जाता था उनके पास। पूरी पूरी रात में उन्हीं के साथ बैठा हूँ, उन्हें पढ़ा रहा हूँ, उनके साथ खाना खा रहा हूँ, उनके साथ मस्ती कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? कभी ऐसा होता था कि जैसे मैंने बोल दिया, लेकिन शादी तो, मतलब शादी हो गई थी तब तक, लेकिन मैम रहती नहीं थी, मैम मुखर्जी नगर थी, और वो एक अपनी तैयारी वगैरह कर रही थी उस समय। तो मैं बोल देता था, मैंने कहा भाई आज कड़ी खानी है, मैंने कहा आज कड़ी खाने का बहुत मन है, ठीक है, अकेला रहता था, मैंने कहा आज कड़ी खाने को बहुत मन है। पता पड़ी क्लास में 20-20, 25-25, 26-26 कड़ी आ गई। अब वो कड़ी जो है वो 3-3, 4-4 दिन तक तो मैं खा ही रहा हूँ, और बच गई तो फिर मैं औरों को भी खिला रहा हूँ। तो चलिए आइए अब यहाँ पर क्लास में बात करेंगे हम विचारों की। तो देखो विचार क्या होते हैं, विचार यही है, ये सारी बातें जो बोली ये मेरे विचार हैं, ये मेरे विचार है। मेरे विचारों से आपको मेरा व्यक्तित्व पता चल रहा है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। विचार का मतलब होता है, लेकिन जो एक आंतरिक भाव होते हैं, जो एक अंतर्मन में होता है, वो हमारे विचार होते हैं जो अंतर्मन में है। जैसे देखिए, अब हंसी मजाक हो जाए क्लास में, जैसे मैं कहीं पर खड़ा हुआ था, मैं कहीं पर खड़ा हुआ था, और मैं किसी का इंतजार कर रहा था, ठीक है, मिलने का वादा हुआ था, और मैं इंतजार कर रहा था खड़ा खड़ा। इससे पहले मैंने कभी उसे देखा नहीं था, ठीक, मान के चलिए ये बात, ठीक, हमारे पिताजी के जमाने की है, जब पत्रों में व्यवहार होता था, ठीक है, तब ये फेसबुक, सोशल मीडिया और ये नहीं थे कि वीडियो कॉल कर ली। तो मान के चलिए पिताजी वाला जमाना है, कहीं पे खड़ा हुआ था, किसी का इंतजार कर रहा था, किसी से बात हुई थी, मुलाकात होगी, इंतजार कर रहा हूँ, और वो व्यक्ति मेरे सामने आया, ठीक है। तो वो जब व्यक्ति मेरे सामने आया, तो उसके सामने आने से पहले तक मेरे दिमाग में उसके प्रति जो मेरे आंतरिक भाव थे कि वो कैसा होगा, ठीक है, वो सोनाली बेंद्रे जैसा होगा, रवीना टंडन जैसा होगा, वो कैसा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, वो विचार थे, ठीक है। और जब वो मेरे सामने आया, और जैसे ही मेरे सामने आया, मैंने कहा यार ये तो वास्तव में सोनाली बेंद्रे जैसा है। तो फिर मैंने, ठीक, जो मेरे अंदर मन में जो विचार थे उसके प्रति उसे देखने के बाद, क्योंकि शकल सूरत भी बहुत मैटर करती है, सब फालतू की बातें हैं, बहुत मैटर करती है मेरे प्यारे बच्चे, शकल सूरत मैटर नहीं कर रही होती। तो जो शादी के इश्तेहार आते हैं अखबारों में, मैट्रिमोनियल साइट पे, उन पे ये नहीं लिखा होता कि लंबी गोरी कन्या चाहिए, ठीक है, हाइट इतनी होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ठीक है, मैटर करती है बेटा ये शकल सूरत भी, ये समाज की सच्चाई है। वो बात अलग है कि कोई चाहे कुछ भी बोल दे। तो जैसे ही वो आया, लेकिन ये हंसी मजाक की बात है, जैसे ही वो आया तो मैंने अपनी भावना अभिव्यक्त कर दी, जो मेरे अंतर्मन में था, वो मेरे अंतर्मन में जो भी था वो मैंने अभिव्यक्त कर दिया, और मैंने कह दिया घुटनों के बल बैठ के कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। मेरी बात समझना, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। ये अभिव्यक्ति हुआ, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, विचारों का प्रकट करना। जब आप अपने आइडियाज को, ठीक है, जब आप अपने, ठीक है, इंटरनल थिंकिंग्स को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसको अभिव्यक्ति। अब देखो अभिव्यक्ति, मैं अभी दो प्रकार से क्लास में अभिव्यक्ति करता हूं। कैसे अभिव्यक्ति करता हूं? मैं लिख कर करता हूं और बोल कर करता हूं। अभिव्यक्ति के कई सारे माध्यम हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेंटर पेंटिंग बनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, बोलो हाँ। एक पेंटर पेंटिंग बना के अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, बोलो हाँ। एक गायक गाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। गायक क्या बोल रहा है कि तुझे देखने के बाद जाना कि प्यार दीवाना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो गायक गाकर अभिव्यक्त करता है, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके अभिव्यक्त करता है, जो एक अच्छा वक्ता होता है वो बोलकर अपने, ठीक है, विचारों को अभिव्यक्त करता है, जो अच्छा लेखक होता है वो लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्ति के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। क्लियर है? एक बार थम्स अप करो अगर सबको ये बात समझ में आई। फिर हम चलेंगे विश्वास, धर्म और उपासना। इनको हमें एक साथ समझना है कि विश्वास, धर्म और उपासना क्या होता है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था, लेकिन तुम लोगों ने आज मजे ले लिए।
बेटा ये मैं बता रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूं, ठीक है, मैं बिल्कुल बात करूं ही ना, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, पढ़ा तो आपने आज से पहले पॉलिटी बहुत बार होगा, लेकिन इस बार जब पॉलिटी पढ़ोगे तब बताना, या फिर मुझसे पहले पढ़ी होगी तब बताना। पॉलिटी को जियोगे, पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें फॉर्मेलिटी है। ठीक है, मैं भी इस क्लास में पढ़ाने नहीं आता, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं इस क्लास में पॉलिटी को आपके और अपने बीच में जीने के लिए आता हूं कि जीऊं मैं। थैंक यू। आई बात समझ में? अब देखो बच्चे, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, अब मैं कमेंट नहीं लूंगा जी, अब मैं कमेंट नहीं लूंगा। अब यहां पर देखो, विश्वास, धर्म और उपासना। यहां पर सबसे पहले आप धर्म को समझो। धर्म, धर्म का मतलब होता है बेटा, ठीक है, आपका जो धार्मिक पक्ष है, मतलब धर्म मीन्स रिलीजन, संप्रदाय। और एक सौरभ शुक्ला करके एक शुक्ला जी हैं जो इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, शुक्ला जी इसको रिलीजन कहेंगे, धर्म कहेंगे। शुक्ला जी देखो, मेरे साथ दिक्कत ही है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, मैं लिखने पर अंग्रेजी और हिंदी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं समझाने पर ज्यादा करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो लिखने लिखाने वाला आप खुद कर लोगे, वो वाला काम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चे। तो अब यहाँ पर हम धर्म के बारे में बात करेंगे। जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारा अपना धार्मिक विश्वास, जन्म लेने के बाद जो हमारी एक धार्मिक पहचान बनी। ठीक, जैसे मैंने जन्म लिया तो संयोग था, मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, हिंदू में एक ठाकुर के घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरे कर्म तय करेंगे ना कि मैं कैसा हूंगा, भाई मेरे कर्म तय करेंगे। देखिए बचपन में जब बहुत छोटा सा था, ठीक है, तभी मेरे पिताजी कह रहे, तभी मेरे पिताजी ने बोल दिया था, ठीक है, मुझे देखकर कि भाई साहब ये, ठीक है, या तो हाथ से निकल जाएगा, इन द सेंस कि ये कोई ऐसा बन जाएगा सन्यासी टाइप का, ठीक है, जो गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा, और अगर ये गृहस्थ जीवन में रहा तो तुम देख लेना, मेरी मम्मी से कहते थे ये मास्टर फास्टर बनेगा, मुझे इसके लक्षण साफ दिख रहे हैं। मास्टर फास्टर बनेगा। और जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, जॉब छोड़ी थी, तो मेरे पिताजी ठीक मुस्कुरा गए थे कि मुझे पहले ही पता था कि तू पढ़ाई बिना रह नहीं सकता। ठीक है, तो ये पता चल जाता है। तो धर्म का मतलब क्या होता है बेटा? धर्म का मतलब होता है जो हमारा धार्मिक विश्वास है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, जो हमारा धार्मिक विश्वास है, तो हमारी धार्मिक पहचान है। ठीक है, पैदा होने के बाद जैसे टैग लग गया, ठीक है, ठप्प दिसीना हिंदू है, ठीक है, ठाकुर के घर पे पैदा हुआ है, मैं संयोग है, बस समझ मेरे। जैसे ऐसे ही पैदा होने के बाद कोई सादप सिद्दीकी नाम का लड़का है, तो पैदा होने के बाद, ठीक है, लग गया टैग, ठीक है, मुस्लिम है, ठीक है, और शिया के घर पैदा हुआ है, या सुन्नी के घर पैदा हुआ है, या फिर ठीक है सैयद के घर पैदा हुआ है, या पठान के घर पैदा हुआ है, ठीक है, किसी के भी घर। आप में भी जातियां होती हैं, ठीक है, मुस्लिम्स में भी, जैसे हमारे हिंदुओं में होती हैं, और खूब होती है मेरे प्यारे बच्चे, उनके यहाँ भी जाति व्यवस्था हर जगह है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ठीक है, अब देखो, तो धर्म समझ में आ गया। अब ठीक है, धर्म के जो बच्चा आंतरिक पक्ष होता है, धर्म का आंतरिक पक्ष अब सीरियसली लेना है। तो किसी भी धर्म का जो आंतरिक पक्ष है, आंतरिक पक्ष का मतलब है, जैसे आप कभी मंदिर जाते होंगे, आपने दो तरह के लोग देखे होंगे, मेरी बात समझना। जब आप मंदिर जाते होंगे आपने दो तरह के लोग देखे होंगे। आप मंदिर में बैठिए सुबह शाम तक, ठीक है, तो आपको दो तरह के लोग स्पष्ट देखने को मिलेंगे, मिलेंगे तो आपको 20 तरह के, लेकिन दो तरह के लोग आपको स्पष्ट मिलेंगे। एक ऐसे होंगे जो बहुत कर्म कांड कर रहे होंगे, मैं मना नहीं करता कि कर्म कांड गलत है, बहुत कर्म कांड कर रहे होंगे, जैसे ठीक है ना, कभी पानी, कभी जल चढ़ाना, कभी दूध चढ़ाना, फिर शहद, ठीक है, फिर चंदन से टीका करना, ठीक है, और भोग लगाना, ये सब वो, ठीक है, ठीक है, ये उनकी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये उनका अपना विश्वास है। ठीक है, ये बच्चे क्या है, उनका विश्वास है। ठीक है, उस धर्म को फॉलो करने में, जो कि उनकी धार्मिक पहचान है, उस धर्म को फॉलो करने में, ठीक है, जो उनका आंतरिक पक्ष है, जो उसका अंतर्भाव है उनका, वो उनका विश्वास है, वो ऐसे पूजा कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो ऐसे पूजा कर रहा है, तो वो उनका विश्वास है, तो वो विश्वास उनको वैसा पूजा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वो जो विश्वास है, अब जैसे मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर गया, तो जैसे ही मैंने भगवान भोलेनाथ जी की, ठीक है ना, मूर्ति देखी, तो मैंने सबसे पहले जल अर्पण किया। चप्पल उतार दूं यार, भोले जी का नाम आया है तो एक सेकंड। ठीक, तो बेटा अब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने भगवान भोले जी की मूर्ति देखी, तो भोले जी की मूर्ति देखने के बाद बच्चे, ठीक है, मैंने उनकी प्रतिभा को देखने के बाद जल अर्पण किया, दूध अर्पण किया, शहद अर्पण किया, ये कर्मकांड वाला, ठीक है, स्वरूप मेरा था। तो ये मेरा विश्वास है, बस भैया ये मेरा विश्वास है, जिसके आधार पर मैं क्या कर रहा हूं, उपासना। उपासना क्या है? उपासना बाह्य स्वरूप है।
बाह्य स्वरूप है। ठीक है, जो मेरी पूजा करने की पद्धति है वो उपासना है। बाह्य स्वरूप मतलब जो मेरी पूजा करने की पद्धति है वो उपासना है। विश्वास क्या है? विश्वास मेरा बच्चे अंतर्मन है। विश्वास मेरा आंतरिक स्वरूप है, विश्वास मेरा अंतर्मन है। ठीक है, तो वो विश्वास ही है। ठीक है, वो विश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वो विश्वास ही तो है। अब जैसे ठीक है, ये विश्वास ही तो है कि शनिवार का व्रत रखने से, सोमवार का व्रत रखने से, ठीक है, 16 सोमवार का व्रत रखने से महिलाओं के विश्वास ही तो है कि अच्छा पति मिलता है। ठीक है, चलो अब मैं चप्पल पहन लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास ही तो है। तो विश्वास का मतलब होता है आंतरिक स्वरूप। अब दूसरा, आपने ऐसा व्यक्ति देखा होगा कि जब वे मंदिर गया, मंदिर जाने के बाद कोई कर्मकांड नहीं, ठीक है, आंख बंद की, ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद उस स्थान विशेष की जो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, उसने उसने महसूस किया, और उसके भीतर जो नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी को समाप्त किया। क्योंकि देखो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है यार, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जब वह वहां पर गया मंदिर में, तो मंदिर की जो पॉजिटिविटी थी, ठीक है, या फिर किसी भी धार्मिक स्थान की, मस्जिद की मान लो, गुरुद्वारे की मान लो, गिरजाघर की, तो जो पॉजिटिविटी थी ना उस स्थान विशेष की, जब उसने उस पॉजिटिविटी को ठीक है महसूस किया, जब उसने उसको हील किया, ठीक है, तो उसको समझ में आया कि वो एक अच्छे विचारों के साथ यहाँ से लौट रहा है, चाहे वो गंदे विचारों के साथ आया था। उसके अंदर काम था। काम का मतलब होता है बच्चे लालसा। ठीक है, तो काम आप समझ गए होंगे। तो उसके अंदर काम था, क्रोध था, मत था, लोभ था, अहंकार था, ईर्ष्या था। ठीक है, वो उसके अंदर था। हम मानव, हम सबके अंदर होते हैं, लेकिन जब हम अपने विचारों को रिफाइंड करते हैं तो ये सारी चीजें निकल जाती हैं हमारे दिमाग से। ठीक है, हम अब इतने योग्य, इतने क्षमतावान तो है नहीं कि हम ऐसी मेडिटेशन से निकाल दें, तो हमें इसके लिए जाने की जरूरत होती है कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह में। क्लियर है? तो ये आंतरिक स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चे, ये आंतरिक स्वरूप है। और बाह्य स्वरूप क्या होती है? वो जो पूजा पद्धति है। ठीक है, अब ये मेरा अंतर्मन है, ये मेरा आंतरिक स्वरूप, मेरा विश्वास है कि मेडिटेशन करने से मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो भैया मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो ये उपासना है। जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो ये उपासना है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि मेडिटेशन करने से मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, तो ये क्या है? ये विश्वास है। बस समझ में आ रही है? मैं दूध अर्पण कर रहा हूं, मैं शहद अर्पण कर रहा हूं, मैं जल अर्पण कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरा विश्वास है। और जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, वो क्या है? उपासना है। बस समझ में आ रही है? ऐसे ही देखिए, एक मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसका विश्वास है, उसका विश्वास है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से मैं एक सच्चा मुसलमान कहलाऊंगा। ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से मैं अपने सभी धार्मिक रिचुअल्स को, ठीक है, बहुत ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, ठीक है, बहुत डीपली फॉलो करूंगा। तो उसका ऐसा विश्वास है, उसका विश्वास है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, वो पढ़ रहा है। ठीक है, और कोई दूसरा ऐसा है, उसे ये लगता है कि एक भी वक्त की नमाज मत पढ़ो, अपने कर्मों को अच्छा रखो, तो ही मैं सच्चा मुसलमान कहलाऊंगा। एक वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाता, कभी भी कर्म अच्छे रखता है अपने। ठीक है, ना काम है, ना क्रोध है, ना मद है, ना लोभ है, ना अहंकार है, ना ईर्ष्या है, ना मन में कोई हिंसा है, कुछ नहीं है। वो उसे लगता है कि मैं तब ऐसे। तो भाई आप इसको बदल नहीं सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कल को कोई महिला अगर मंदिर जा रही है और वो ये सब कर रही है, तो मैं उनसे, ठीक है, ये कह नहीं सकता कि ऐसे तुम्हारे भोग लगाने से भगवान थोड़ी ना आके भोग खा जाएंगे। उनका अपना विश्वास है वे, ठीक है, तुम थोड़ी ना अपने विश्वास को उनको ऊपर लाद दोगे। नहीं लाद पाओगे मेरे भाई, नहीं लाद पाओगे। आ रही है बात समझ में? इसलिए आ रही है बात समझ में मेरी? डीपली समझ पाए इसको? अब समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की। देखो भैया, अवसर की समानता का मतलब है कि ये तो अनफेयर है ना, ये तो अनफेयर है कि हम 2 टीचर हैं, एक मैं और एक वो। ठीक, कोई मान के चलिए एक्स व्यक्ति, 2 टीचर हैं, 2 टीचर हैं। ठीक है, मेरी आवाज 20 लोगों तक पहुंच रही है, आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, दूसरे की आवाज 2 लाख लोगों तक पहुंच रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, मुझे समान अवसर नहीं मिले ना उसके जैसे। अब क्योंकि मुझे उसके जैसे अवसर नहीं मिले, समान अवसर नहीं मिले, तो स्वाभाविक सी बात है मैं पीछा होता चला जाऊंगा। मुझे कौन जान रहा है, मुझे कौन पहचान रहा है कि दिग्विजय कौन है? ये मेरी एक बात है, ठीक है, मेरी एक बात समझ रहा। ठीक वैसे ही मैं बोलता हूँ जैसे एक बाप के 2 बेटे, ठीक है, एक का पैर नहीं था, दूसरे के दोनों पैर सही सलामत थे, और बाप ने कहा कि दोनों सेम ट्रैक पे दौड़ो, देखूंगा कौन जीतेगा। तो भैया वही जीतेगा जिसके दोनों पैर सही सलामत है, वही जीतेगा ना। तो एक समान प्लेटफॉर्म तो दो, मतलब वो अवसर समान दो आप, वो अवसर समान दो। ठीक है, जब समान अवसर मिलते हैं तभी आप किसी के भीतर की प्रतिभा को जान पाते हो कि उसके भीतर कितनी प्रतिभा भरी हुई है। ऐसे नहीं जान पाते, असमान अवसर से आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, और बड़ा प्यारे तरीके से इस बात को मैं समझाता हूं कि एक बाप के 2 बच्चे थे। एक को तो उसने पढ़ाया ऐसी सरकारी स्कूल में, मेरी बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी स्कूल खराब होते हैं, शिक्षा खराब होती है सरकारी स्कूल में, बात हकीकत है, उतनी बेटर नहीं होती जितनी वर्ल्ड स्कूल में, डीपीएस वगैरह में होती। तो एक बाप ने अपने 2 बेटे
आमतौर पर ठीक है माँ बाप ऐसा करते हैं कि लड़कियों को सरकारी स्कूलों में और लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। ये समाज की एक सच्चाई है, क्योंकि लड़की एक ऐसा जीव है जिसे पैदा होने के साथ ही मान लिया जाता है कि तो पराया है, ये पराया है। अगर इतिहास में सबसे ज्यादा ज्यादती किसी के साथ हुई है, किसी के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है, तो वह दलित नहीं है, ठीक है, वह वाल्मीकि नहीं है, वह हरिजन नहीं है, वह महिला है, ठीक है ना, वह महिला है इतिहास में। और अपनी मम्मी से पूछना, एक बार पूछना कि कितनी ज्यादतियां हुई, और जब वो अपनी पीड़ा कष्ट किसी दिन तुम्हें चुपचाप बताएंगे ना, आंखों में से आंसू आ जाएंगे, इतनी ज्यादती हुई। ठीक है, चलिए, अब वो चलो छोड़िए, ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। तो एक बाप की दो औलाद, ठीक है, एक को पढ़ाया सरकारी स्कूल में, ठीक है, पहले प्राइमरी में, ठीक है, तख्ती लेके जाता था प्राइमरी के बाद, फिर ठीक है सरकारी स्कूल में। दूसरे को उसने पढ़ाया डीपीएस पीपीएस में, और वो, और जब दोनों ने 12th कर लिया तो बाप दोनों से उम्मीद कर रहा है कि दोनों आईआईटी निकाल दें। कैसे हो सकता है वे, बोलो भाई, एक अच्छा टीचर चाहिए, एक अच्छा टीचर लगता है, ये बात हकीकत है, एक अच्छा टीचर लगता है, एक अच्छा टीचर। मैं आपको अभी है 2 मिनट, मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ, ठीक है। हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक मेरा गांव है योगीपुर, ये चंडोस पड़ता है अलीगढ़ में, उसके पास मेरा गांव पड़ता है योगीपुर, ठीक है। तो मेरा गांव योगीपुर है, मेरे साथ एक यक्ष भैया पढ़ते थे, मुझसे उम्र में थोड़ी से बड़े थे यक्ष, और यक्ष भैया जो थे वो जाटव थे। अब यहाँ पर मैं प्लीज इस बात को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना है, वो जाटव थे, ठीक है। उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी चिनाई मिस्त्री का काम करते थे, मेरे पिताजी, ठीक है ना, गांव के प्रधान, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक दोनों स्थिति में आप अंतर देखिए, उनके पिताजी मेरे, वो मुझसे हमेशा बलाते थे, जो यक्ष भैया थे हमेशा बलाते थे, हमेशा। मैंने लाख कोशिश कर ली अपनी 5th और 6th क्लास तक, मैंने पीछे नहीं छोड़ पाया। बात समझ में आ रही है, 5वीं 6वीं क्लास तक बच्चा इतना तो समझदार हो ही जाता है, ठीक है। मुझे ट्यूशन भी लग रहे थे, ठीक है भाई, ट्यूशन अफोर्ड कर पाते थे हम लोग, भैया हम ठीक ठाक पैसे थे, तो ट्यूशन भी लगवा रखा था हमारा, मनोज मास्टर थे हमारे, आज तक याद है, जो ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन अब 6 क्लास के बाद पापा ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया, उनके पास संसाधन थे, ठीक है ना। तो मैं 6 से लेकर बच्चे 10 तक हॉस्टल में पढ़ा, सरस्वती विद्या मंदिर यहाँ पर, ठीक है, फरे मथुरा में, पंडित दीनदयाल धाम में। फिर भी शिकारपुर में एक सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर है, वहां पे भी हॉस्टल है, अगर कोई शिकारपुर का होगा तो जानता होगा। फिर मैं वहां पे पढ़ा, ठीक है। ईश्वर की कृपा से अच्छी स्कूलिंग मिली, अच्छे टीचर्स मिले, सब कुछ अच्छा मिला, लगातार टॉप करता हुआ चला गया, ठीक है। और उसके बाद इस बीच गांव में बहुत कम आना जाना रहा, केवल 30 त्योहार पे, एक साल में 3 छुट्टी, होली दीपावली और रक्षाबंधन, बस केवल, तो मिला नहीं, ठीक है। जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं अपनी, तब मैं यक्ष भैया से मिला, मेरे आंखों में आंसू थे, ठीक है। और ये बात हकीकत है, मेरे गांव में जाकर आप पूछ लेना, मेरे आंखों में आंसू थे उस समय जब मैंने यक्ष को देखा कि हमारे घर के बराबर में घर बन रहा था। तब मैंने देखा मेरे घर के बराबर में घर बन रहा था, और वो चिनाई मिस्त्री का काम कर रहे थे, मुंह में गुटखा था, पूरा मुंह गुटखा से उनका भरा हुआ था। और मैंने देखा, अरे मैंने कहा यक्ष भाई, तो उन्होंने मुझसे एकदम, और भाई कैसे है बुल्डी, मैंने कहा जी बढ़िया, मैंने कहा यार, और फिर मैं समझा, मैंने कहा हाँ यार, ये डिपेंड करता है, इसलिए आरक्षण है मेरे भाई, इसलिए आरक्षण है, देखिए इस बात को आंखों के सामने मैंने देखा है, मेरे पास संसाधन थे, मैं पढ़ लिया, आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। नहीं थे उस व्यक्ति के पास संसाधन, ठीक है, अगर उसके पिताजी पढ़ाते उसे, तो जो थोड़ा बहुत उनके पास आय के संसाधन होंगे, जो खेत पेत होगा वो भी बिच जाता, नहीं पढ़ा पाता गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को मेरे भाई। चलिए, ठीक है, तो ये अवसर है, और ये अवसर, ठीक है, आप समझ गए क्या है। अब मैं प्रतिष्ठा के बारे में बात करूंगा बच्चे। तो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अवसर जब समान मिलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप, ठीक है, सभी को समान रूप से देख रहे हैं, जैसे उसे भी, उस टीचर को और मुझे भी समान अवसर मिले, ठीक है, उस लड़के को भी जिसका एक पैर नहीं था और जिसके पैर था उसको समान अवसर मिले, यक्ष और मुझको समान अवसर मिले हुए होते, तो इसका मतलब है कि हम तब कह पाते कि अगर हम मानव हैं, अगर हम इंसान हैं, तो हम लोगों की प्रतिष्ठा भी समान है। अब प्रतिष्ठा समान कैसे होगी, वो चिनाई मिस्त्री का काम कर रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर अध्यापक हूँ, ठीक है। तो कोई अगर कल को उससे बोलेगा तो कैसे, उसे थोड़ी नहीं पता कि यक्ष भाई बड़े हैं, भाई उसको क्या पता यक्ष भाई, तो मुझसे कह, ओए ठीक है, ऐसा सही से करने का पलस्तर है, ओए ऐसे करने का, और मुझसे कैसे बोलेगा, अरे आइए भैया आइए, मसाब आइए, और बताओ कैसे हो, बताओ। अवसर असमान होने से प्रतिष्ठा बदल गई कि नहीं, अरे बोलो यार, ये गणित है, ये गणित है। अवसर असमान होने से प्रतिष्ठा बदल गई कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बदली कि नहीं, बदली। अवसर असमान होने से प्रतिष्ठा बदल गई, ठीक है। आप भेद करने लगे, आप भेद करने लगे, वो चिनाई मिस्त्री हो गया, उसको गाली दे के बात करोगे, और मैं मास्टर हो गया, मुझसे बहुत प्यार से बात करोगे, ठीक है। अगर मान के चलिए मास्टर से पहले, ठीक है, सरकारी नौकरी, और वो
ठीक है ना, वो वाला रुतबा होता तो कुछ और बात होती, तो और अच्छे से आराम से आप बात कर रहे होते हैं। तो ये होता है बेटा, ये फर्क होता है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सभी को समान अवसर दो जिससे कि सभी समान रूप से, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा रख सके। सभी को समान अवसर दो जिससे कि सभी समान रूप से प्रतिष्ठित हो सके। सभी को समान अवसर दो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आगे फिर हम कल पढ़ाएंगे। आज बहुत मजा आया। ठीक है, ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप अपने संविधान को जान पाते हो। ठीक है, अगर मैं फटाफट से बता देता कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, तो इससे, ठीक है, कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, ये आप समझे। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, ठीक, भारतीय संघ के भाग 1 के साथ। ठीक है, और ये तो लगभग पूरा हमारा कंप्लीट ही हो गया है आज, बस कुछ नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाते चले जाएं इसके। ठीक, बाकी का थैंक यू सो मच। बाकी का मैं लिखवा दूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवा भी दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आपकी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है।